हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानेंगे कि किसी भी एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड द्वारा किस तरीके से सॉल्व करके ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा फ्रेंड्स लंबा हो सकता है, बट अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमम जेड, यानी जो मैक्सिमम जेड है, यानी जो जेड है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड बराबर यहाँ पे 3x1 प्लस 2x2 यहाँ पे गिवन है एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे कांस्टेंट में फ्रेंड्स दो इक्वेशन दिए हैं, यानी x1 प्लस x2 इज लेस आर इक्वल टू 4 एंड x1 माइनस x2 इज लेस आर इक्वल टू 4। तो इसको हम कांस्टेंट या इन इक्वेशन कहेंगे। हमने इसके बारे में फ्रेंड्स बहुत डिटेल में पहले वीडियो बना दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख के कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, वर्किंग रूल जो है वो क्या है, इसको हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हालांकि अगर इसका वर्किंग रूल देखेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बहुत एक नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पे हम बता दें कि जो इसका जो वर्किंग रूल है वो किस तरीके से काम करेगा। तो जो वर्किंग रूल है फ्रेंड्स, सबसे पहले ना जो एलपीपी है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी जो फर्स्ट वर्किंग रूल है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता करना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से इसका फाइंड करते हैं। तो जब फ्रेंड इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे ना, तो हम यहाँ पे इसको एज ए हेडिंग भी बना सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में फ्रेंड्स क्या होगा कि सबसे पहले ना इसको जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख रहे हैं मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू, उसको आप पहले ऐसे लिख लें। तो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू यहाँ पे 3x1 है प्लस 2x2 है। इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं एंड फिर से हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट टू यहाँ पे जो कांस्टेंट है फ्रेंड्स, जब भी लेस आर इक्वल टू साइन होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x1 प्लस x2 इज लेस आर इक्वल टू 4 है। तो जब भी लेस आर इक्वल टू आता है साइन ना, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई स्लैक वेरिएबल हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल हम ऐड कर रहे हैं s1 एंड इसको ये इक्वेशन में बदल देगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लेस आर इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि एक स्लैक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में फिर से ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस s2। अगर यहाँ पे आपने s1 ले लिया है तो यहाँ पे s2 आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। बहुत से बुक में फ्रेंड्स यहाँ पे x3 ले लेगा, यहाँ पे x4 ले लेगा, तो चाहे जो भी ले, यहाँ पे चूँकि s1 s2 लिया जा रहा है क्योंकि स्लैक वर्ड इस्तेमाल किया है, तो यस से स्लैक यानी उसी से हमने ये ले लिया है, जिससे आपको थोड़ा सा आसान लगेगा ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने क्या किया कि हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया s1 और s2। और फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे जो मैक्सिमम जेड है यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे जो आपने लिखा है, इन दोनों स्लैक, जितने भी आप स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे उन स्लैक वेरिएबल के कोफिशिएंट 0 लेकर इसमें ऐड करते हैं। यानी अगर यहाँ पे s1 है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 0 s1 करेंगे प्लस 0 इंटू s2 करेंगे, 0 इंटू s2। तो हमेशा ऐसा जब भी आपके सामने स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल ऐड हो या सबट्रैक्ट हो, तो उनका कोफिशिएंट 0 लेके आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस तरीके से आपको ऐड करना रहता है। एंड यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो x1 है, x2 है, s1 है, s2 है, ये दोनों जो ये सभी लोग जो हैं वो आपके 0 से बड़े या बराबर होंगे। सरप्लस वेरिएबल्स पे फ्रेंड्स हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे देख के कंफर्म कर सकते हैं कि स्लैक और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में फ्रेंड्स हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। तो
यहाँ पे ये जो पूरा आपका आ रहा है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी हो गया है। यानी जब भी आपका फ्रेंड्स इस तरीके से आएगा तो इसको मैक्सिमम जेट यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको हमेशा ऐसे लिखना रहेगा। अगर मान लीजिए कि बाय द वे अगर यहाँ पे एक और इक्वेशन दे दिया रहता है कि x1 + 5x2 बराबर इज लेस आर इक्वल टू कुछ और दे देता है, तो फिर आपको एक स्लैक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 0 × एक स्लैक वेरिएबल और ऐड करना होगा। तो वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि कितने इक्वेशन है और आपको किस तरीके से लिखना है। तो फ्रेंड्स आपने ये देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आपको किस तरीके से मिल गया। अब फ्रेंड्स ना, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखें यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो स्टेप सेकेंड में हमें इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीजे है, ये जो सीजे है इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी देखें यहाँ पे फ्रेंड्स कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी x1 का कोफिशिएंट 3 है, x2 का कोफिशिएंट 2 है, s1 का 0 एंड s2 का 0। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें आपको लिखना है। फ्रेंड्स जब भी आप इसका टेबल बनाएंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको b लिखना होगा। b मीन्स बेसिक वेरिएबल एंड cb मीन्स कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो यहाँ पे देखें, अगर हम cj को हम अगर ये वाला भरें अगर यहाँ पे, तो अगर आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है 3 2 0 0। तो यहाँ पे क्या करना रहेगा फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल हों, यानी x1 हो, x2 हो, s1 है, s2, उसको आपको क्या करना रहता है कि यहाँ पे लिखना रहता है x1 x2 s1 s2। आप इस तरीके से लिख लेंगे। मीन्स सबसे पहले b लिखेंगे, फिर cb लिखेंगे, फिर xb लिखेंगे, फिर ऐसे x1 x2 s1 s2 जितने वेरिएबल्स हों उनको आपको यहाँ पे लिखना रहता है। अब मैं एक एक करके बताऊँगा कैसे इसको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं CJ की ये वाले कॉलम में यहाँ पे क्या भरना है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, यही जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उन्हीं को भरना है, यानी 3 2 0 0। तो x1 का कोफिशिएंट 3 है उसमें, तो आप x1 के ऊपर 3 लिखेंगे। x2 का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे देखें x2 का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो x2 के नीचे 2 ऊपर 2 लिखेंगे। s1 का 0 है और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि CJ को किस तरीके से भरना है, तो आप इस तरीके से भर लेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है बेसिक वेरिएबल्स। B मीन्स होता है बेसिक वेरिएबल। आप चाहें तो एक एक चीज़ नोट करते जाएं कि B मीन्स होता है बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे स्लैक वेरिएबल यहाँ पे जोड़ रहे थे s1 s2, इनको ही हम लोग बेसिक वेरिएबल कहते हैं, यानी उनको ही यहाँ पे लिखना रहेगा। तो जो बेसिक वेरिएबल हैं उन्हीं को हमें यहाँ पे लिखना है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे s1 और यहाँ पे लिख लेंगे s2। तो ये आपका हो गया बेसिक वेरिएबल। और फिर कहा है कि यहाँ पे cb दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इसको पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो आप ध्यान से देखें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिक वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, तो 0 है 0 है। या अगर आप यहाँ से भी देख के चाहें लिखना कि s1 के ऊपर क्या है 0, s2 के ऊपर क्या है 0, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि कोफिशिएंट ही लिखा गया 0 0। एंड xb जो है फ्रेंड्स, यहाँ राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग xb कहते हैं, या इसको हम bi कहते हैं, b1 b2 कहते हैं। तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 4 और 2 है, तो इसी को आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, यानी यहाँ पे आ गया 4 एंड यहाँ पे आ गया आपका 2, तो 4 2। हाँ, अब यहाँ पे जब हमने ये टेबल में हमने xb यहाँ पे लिखा, तो आप देख रहे हैं कि कैसे इसको हमने लिखा है 4 2। राइट हैंड साइड आप दिस इक्वेशन लिखेंगे। s1 s2 आपका बेसिक वेरिएबल है, इनके कोफिशिएंट यहाँ पे 0 0 हैं, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। हाँ, अब यहाँ पे x1 x2 s1 s2 है, तो इसको कहाँ से लिखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं कांस्टेंट ना, जो कांस्टेंट पहले था इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, अब इनका जो कोफिशिएंट यहाँ पे है उसी को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। s1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखेंगे। और s2 का कोफिशिएंट अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे +0 s2 भी लिख सकते थे, तो s2 का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे लिख लेंगे।
और इसी तरीके से यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 हो जाएगा x1 का, और x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे -1, s1 तो है नहीं यहाँ पे, तो s1 का कोफिशिएंट यहाँ पे फिर 0 लिखना पड़ेगा, और s2 का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने ये देखा कि हमने किस तरीके से टेबल भर लिया है, यानी यहाँ से कोफिशिएंट को s1, s2, x1, x2 जो भी कोफिशिएंट होंगे उन्हीं के नीचे हमको इस तरीके से क्या करना रहता है, भरना रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद ना हम यहाँ पे टेबल में हम ZJ निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम ZJ, तो ZJ जो होता है वो समेसन ऑफ CB इंटू XI होता है, CB इंटू XI। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि समेसन मतलब क्या करना है कि ऐड करते हुए चलना है। CB का मतलब CB के जो CB में जो आप देख रहे हैं नंबर्स वो है 0 0, तो इनका क्या करना रहता है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करना रहता है। CB इंटू XI है, देखें XI की जगह x1 का इस्तेमाल हुआ है, तो CB का इसके साथ प्रोडक्ट करना है, फिर प्लस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे समेसन फॉर्म है तो प्लस करना है, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट प्लस फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। यानी अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ पे अगर हम 0 का 1 में प्रोडक्ट करें तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 करेंगे, यानी प्लस जरूर करना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे समेसन दिया है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस करना है, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 ऐसे कर लेना है, यानी बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा फ्रेंड्स 0। अब फिर क्या करना है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करना है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करना है और जोड़ देना है, तो फिर से 0 आ जाएगा। ऐसे ही सबके साथ करना है, इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यानी पूरा जो आएगा यहाँ पे भी आपका 0 आएगा। तो मतलब इनको प्रोडक्ट करना है और फिर से जोड़ना है, जोड़ के यहीं पे नीचे बार बार इस तरीके से लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट में डेल जे आता है, और डेल जे इज इक्वल टू होता है CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ देखते हैं फ्रेंड्स हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो CJ फ्रेंड्स यहाँ पे है, तो CJ में जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, और जो ZJ है उनकी वैल्यू ये आई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और 2 में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आएगा, और फिर 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और फिर 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से दोबारा 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने इस टेबल को फाइंड किया है, ऐसे टेबल को हमने फाइंड कर लिया है। अब फ्रेंड्स जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वर्किंग रूल है इसमें जो दूसरा है उसमें हम क्या करेंगे, की कॉलम फाइंड करेंगे। की कॉलम, तो की कॉलम फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP पता किया, फिर हमने देखा कि किस तरीके से हमने इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाया। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल के बाद ये चीज़ पता करते हैं की कॉलम। तो की कॉलम में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो यहाँ पे डेल जे दिया है यानी CJ माइनस डेल जे, CJ माइनस ZJ जो है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम इस तरीके से बड़े बॉक्स के अंदर आप चाहे तो भर सकते हैं। तो CJ माइनस ZJ में जो हाईएस्ट वैल्यू है, इसको हम हाईएस्ट वैल्यू कह सकते हैं, हालांकि लिखना नहीं है फ्रेंड, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है इसी के सामने वाला जो ये आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, की कॉलम कहते हैं। तो सबसे पहले की कॉलम पता करना है, तो CJ माइनस ZJ में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी यहाँ पे 3 है, तो इस 3 के सामने जो यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया की कॉलम। तो की कॉलम को हमने इस तरीके से सर्किल कर दिया है ताकि आपको क्लियर रहे, तो यहाँ पे हमने की कॉलम किया है। अब फ्रेंड्स वर्किंग रूल में जो सेकेंड आता है ना, वो है की रो। थर्ड जो है उसको हम की रो कहते हैं। तो की रो किस तरीके से फाइंड करेंगे, की कॉलम, तो की कॉलम में सबसे पहले फ्रेंड्स की कॉलम में जो वेरिएबल होता है ना, उसको हम कहते हैं इनकमिंग वेरिएबल।
इनकमिंग वेरिएबल कहते हैं। और की रो में जो वेरिएबल होगा, जैसे की कॉलम में जो आप वेरिएबल देख रहे हैं वो x1 है, तो x1 जो है ना वो इनकमिंग वेरिएबल होगा, यानी x1 जो है ना वो यहाँ पे आएगा। और की रो जो होगा यानी उसमें जो वेरिएबल होगा वो आउट गोइंग होगा, यानी तो फ्रेंड्स की रो के जो होता है ना उसमें जो वेरिएबल होता है वो आउट गोइंग वेरिएबल होता है। यही हमें फाइंड करना रहता है, आउट गोइंग वेरिएबल। तो हम ये देखते हैं कि की कॉलम हमने बता ही दिया कि कैसे फाइंड करते हैं, यानी इनकमिंग वेरिएबल। यानी फ्रेंड्स जो यहाँ पे आप बेसिक वेरिएबल देख रहे हैं ना, इसमें से कोई बाहर जाएगा और ये एक जो है ना x1 वो या तो इसकी जगह आएगा, तो इन्हीं दोनों वेरिएबल्स में से फ्रेंड्स कोई ना कोई बाहर जाएगा, तो या तो s1 बाहर जाएगा या तो s2। इसमें से जो भी बाहर जाएगा उसकी जगह यही x1 आ जाएगा, यानी जो की कॉलम में जो एलिमेंट होता है ना वही इन्हीं दोनों की जगह कोई लेगा। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि आखिर में वो जगह कौन लेगा। तो देखें फ्रेंड्स, अगर उसको जानना है ना तो कौन बाहर होगा ये तो पता चल गया कि कौन आ रहा है, तो x1 आ रहा है, यानी की रो हमें पता करना है, आउट गोइंग वेरिएबल। तो उसी के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये बना है मिनिमम एक्स बी अपान एक्स आई है। तो कह रहा है कि एक्स बी अपान एक्स आई, यानी एक्स आई मीन्स x1 x2 s1 s2 आप ले सकते हैं, वो ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। ध्यान रहे कि जिससे भी आप भाग दें वो ना तो जीरो हो ना तो नेगेटिव नंबर हो, यानी जीरो से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो उसी से हमें क्या करना, भाग देना रहता है। तो उसी लिए हम क्या करते हैं, ये जो की कॉलम में जो ये नंबर आ रहे हैं ना, ये की कॉलम में नंबर, इन्हीं नंबर द्वारा इस एक्स बी में भाग देते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्स बी है, एक्स बी अपान एक्स आई, तो एक्स बी में आप देख रहे हैं 4 है, तो इसके ठीक सामने यहाँ पे आप लिखेंगे 4। और 4 में क्या करेंगे, जो की कॉलम में एलिमेंट है, ध्यान रखें की कॉलम में होना चाहिए, हमें इससे किसी से मतलब नहीं है। तो की कॉलम के भीतर जो एलिमेंट है यानी 1 है, तो 4 में 1 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। और फिर 2 में फिर से 1 से भाग देंगे, यानी 2/1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। फ्रेंड्स अगर यही निगेटिव नंबर होता ना, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे -1 होता तो आपको यहाँ पे भाग नहीं देते, फिर आप तो फिर इसको आप छोड़ देते। फिर तो जब भी आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा तभी आप इसमें भाग दे सकते हैं, अदरवाइज इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और क्या करना है कि जो लोग इसमें आएंगे उनमें सबसे छोटा नंबर खोजना है। देखिए यहाँ पे मिनिमम वर्ड इस्तेमाल किया है, तो 4 और 2 में अगर मैं मिनिमम पूछूं तो ये मिनिमम है, मिनिमम। तो इस मिनिमम के ठीक सामने का जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये लाइन, इसी को हम लोग की रो कहते हैं। यानी यहाँ से फिर एक्स बी से ले करके यहाँ तक पूरा हम क्या करेंगे, ऐसे हम इसको घेर देंगे। आप इसको घेर सकते हैं या उसी तरीके से आप अगर समझ रहे हैं तो, चूँकि अभी आप नहीं जानते हैं तो यहाँ से अगर घेर देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये चीज़, यानी यहाँ पे जो ये है ना S2, ये आउट हो रहा है, आउट गोइंग, ये आउट गोइंग है, तो ये आउट गोइंग है। और ये जो x1 है वो इनकमिंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से ये और ये फाइंड कर लिया। अब इसमें फ्रेंड्स जो ये वाला आता है, जो इनका इंटरसेक्शन है, ध्यान से देखें अगर ये, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ये, तो इस इंटरसेक्शन पे, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन में जो है उसको हम लोग कहते हैं की एलिमेंट। यानी जो की रो के बाद जो चौथा नंबर आता है ना वो की एलिमेंट का है, तो की एलिमेंट हम लिख लेंगे यहाँ पे, यानी की एलिमेंट यहाँ पे जो है वो 1 है। तो अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो इनकमिंग वेरिएबल है, इनकमिंग वेरिएबल वो क्या है, तो इनकमिंग वेरिएबल के लिए आप कहेंगे इनकमिंग वेरिएबल जो है वो x1 है, की कॉलम में जो मिलता है। और आउट गोइंग वेरिएबल ये आप ज़रूर बताएंगे, आउट गोइंग वेरिएबल में आप कहेंगे कि कौन बाहर हो रहा है, S2 बाहर हो रहा है, तो S2 यहाँ पे लिख लेंगे, तो आउट गोइंग। और की एलिमेंट क्या है, तो की एलिमेंट की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना रहता है कि जो यहाँ पे CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू यहाँ पे है, ये सभी वैल्यू या तो नेगेटिव हो जाए या तो जीरो हो जाए, तभी आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज आपको क्या करना है कि इस टेबल को लगातार इम्प्रूव करते हुए जाना है
और जब तक यहाँ पे नेगेटिव साइन ना आ जाए, जैसे यहाँ पे -3 और -2 आ जाता तो यहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लाना है, तो इसका मतलब ये है कि लगातार आपको क्या करना है, इसमें इम्प्रूवमेंट करना है टेबल में। तो हम अगली टेबल देखेंगे किस तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इनकमिंग वेरिएबल x1, आउटगोइंग वेरिएबल s2 और की एलिमेंट हमने 1 फाइंड कर लिया है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि s2 जो है आउटगोइंग वेरिएबल है, तो इसको हमें क्या करना है, आउट करना है। और जो यहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल आ रहा है x1, उसको हमें क्या करना है, s2 की जगह पे रख लेना है। यानी बेसिक वेरिएबल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 लिखेंगे। और अगर हम जैसे ही ये बेसिक वेरिएबल में x1 लिखेंगे फ्रेंड्स ना, तो x1 के ऊपर जो ये नंबर है यानी कोफिशिएंट जो है इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। यानी x1 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। और इसमें s1 दिया है, s1 का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो उसको जैसे है वैसे आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 2 1 -1 0 1, तो यहाँ पे की एलिमेंट यहाँ पे पहले से ही 1 गिवन है। तो अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 1 है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर होता, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 5 होता, तो इससे 5 से इसको डिवाइड करके यहाँ पे 1 बनाना रहता। यानी की एलिमेंट को हर बार जब भी आपको पता चल जाए कि की एलिमेंट क्या है, तो उसे आप क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 पहले से है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जब भी आपको की एलिमेंट अगर पता चल जाए और उसको अगर आपने 1 बना लिया, तो अब क्या करेंगे कि उसके ऊपर वाले एलिमेंट को, यानी इस वाले एलिमेंट को, अगर मान लीजिए कि कोई, अगर यहाँ पे हालांकि 2 कांस्टेंट हैं, अगर 3 कांस्टेंट होते तो इस 1 के नीचे भी कोई एक इक्वेशन रहता, तो इसके ऊपर और इसके नीचे आपको क्या करना है, 0 कर लेना है। तो इसको आप किसी भी तरह से 0 बनाएंगे, हालांकि इसी की एलिमेंट का इस्तेमाल करके इसको 0 बनाएंगे। तो अगर आप क्या करते हैं, देखें, अगर हम इसको इस पूरे रो में से, ये जो आप रो देख रहे हैं, इस रो में से अगर हम क्या करें, इस रो को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। हालांकि जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका प्रोसीजर है हमने ये, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इनकमिंग वेरिएबल x1, आउटगोइंग वेरिएबल s2 और की एलिमेंट हमने 1 फाइंड कर लिया है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि s2 जो है आउटगोइंग वेरिएबल है, तो इसको हमें क्या करना है, आउट करना है। और जो यहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल आ रहा है x1, उसको हमें क्या करना है, s2 की जगह पे रख लेना है। यानी बेसिक वेरिएबल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 लिखेंगे। और अगर हम जैसे ही ये बेसिक वेरिएबल में x1 लिखेंगे फ्रेंड्स ना, तो x1 के ऊपर जो ये नंबर है यानी कोफिशिएंट जो है इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। यानी x1 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। और इसमें s1 दिया है, s1 का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो उसको जैसे है वैसे आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 2 1 -1 0 1, तो यहाँ पे की एलिमेंट यहाँ पे पहले से ही 1 गिवन है। तो अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 1 है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर होता, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 5 होता, तो इससे 5 से इसको डिवाइड करके यहाँ पे 1 बनाना रहता। यानी की एलिमेंट को हर बार जब भी आपको पता चल जाए कि की एलिमेंट क्या है, तो उसे आप क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 पहले से है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जब भी आपको की एलिमेंट अगर पता चल जाए और उसको अगर आपने 1 बना लिया, तो अब क्या करेंगे कि उसके ऊपर वाले एलिमेंट को, यानी इस वाले एलिमेंट को, अगर मान लीजिए कि कोई, अगर यहाँ पे हालांकि 2 कांस्टेंट हैं, अगर 3 कांस्टेंट होते तो इस 1 के नीचे भी कोई एक इक्वेशन रहता, तो इसके ऊपर और इसके नीचे आपको क्या करना है, 0 कर लेना है। तो इसको आप किसी भी तरह से 0 बनाएंगे, हालांकि इसी की एलिमेंट का इस्तेमाल करके इसको 0 बनाएंगे। तो अगर आप क्या करते हैं, देखें, अगर हम इसको इस पूरे रो में से, ये जो आप रो देख रहे हैं, इस रो में से अगर हम क्या करें, इस रो को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। हालांकि जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका प्रोसीजर है हमने ये बताया है, देखिए वर्किंग रूल 5 में यहाँ पे द की एलिमेंट शुड बी 1, यानी जो की एलिमेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, एंड द एलिमेंट
above and below of the key element will be 0 in next improved table। यानी जो अगला टेबल हम बनाएंगे फ्रेंड्स ना, उसमें जो की एलिमेंट है यानी यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर अगले वाले में हमें यहाँ पे 0 दिखाना है और इसके नीचे भी 0। इसके नीचे कोई कुछ है नहीं फ्रेंड्स, इसको हम नहीं लेते हैं। इसके नीचे अगर कुछ आता है कांस्टेंट के जरिए तो उससे हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो फिलहाल इसके ऊपर ही नंबर है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसको 0 बनाना है ना इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसे ही लिख लेंगे। ये जो आप रो देख रहे हैं, यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 1 फिर 1 1 0। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इतना लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके नीचे ये लिख लेते हैं, यानी 2 1 -1 0 एंड 1। और क्या करते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेन चीज़ यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके नीचे 0 बनाना है। यानी हम इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट टेबल आएगा फ्रेंड्स ना, उसमें हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। तो देखें कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे की एलिमेंट अगर 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरीके से लिख लेंगे इसको। और अगर यहाँ पे बाय द वे अगर मान लीजिए कि अगर 5 है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में 5 से डिवाइड करके और फिर यहाँ पे इसको लिख लेंगे। तो हालांकि 1 है तो हमने लिख लिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें क्या करना था, इसके ऊपर 0 बनाना था। तो हमने क्या किया है, हमने इस ऊपर वाले रो में से हमने क्या किया है, नीचे वाले रो को बस सब्ट्रैक्ट किया है। तो 2 0 2 1 -1 आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, वहाँ से जो उसमें घटाने के बाद जो आया है, इस पूरे को हमने वहाँ पे जो घटने के बाद जो यहाँ पे मिला है उसको हमने क्या किया, लिख लिया है। और फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, ZJ निकालना है। तो ZJ = आपको पता है कि समेसन CB XI होता है। जैसे कि पीछे हमने यहाँ पे निकाला है समेसन CB XI। तो इसमें क्या करना है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करना है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करना है और जोड़ देना है। तो 0 × 0 3 × 1, तो 3 + 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसका इसके साथ, तो यहाँ पे 0 यानी यहाँ पे आएगा यहाँ पे -3। और फिर इसका इसी तरीके से इसके साथ कर लें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके जोड़ना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 0, इसका इसके साथ करेंगे तो 3, तो 0 + 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, CJ - ZJ निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे निकाला गया, जो यहाँ पे प्रोसेस होगा वही यहाँ पे अब होगा फ्रेंड्स। तो CJ - ZJ यानी इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो CJ - ZJ यानी 3 - 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 2 - -3 यहाँ पे जो है वो आपका 5 आ जाएगा। और 0 - 0 0 हो जाएगा। और 0 - 3 यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो CJ - ZJ है, अभी भी इसमें एक पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पूरा निगेटिव या 0 आ जाता है ना, तो यहीं पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। जहाँ पे ये पूरा निगेटिव या 0 आ जाए वहीं पे आपको क्या करना है, टेबल को स्टॉप कर देना है। वहीं पे आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे 5 आ रहा है पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे एक निगेटिव नंबर है और 0 है। तो फिर से क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से हम एक टेबल बनाएंगे। तो उस टेबल के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आउटगोइंग वेरिएबल क्या होगा, यानी यहाँ से अब कौन बाहर होने वाला है। फिर इनकमिंग वेरिएबल कौन होगा और की एलिमेंट कौन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CJ - ZJ में फ्रेंड्स सबसे हाईएस्ट नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 3 था, तो 3 को हमने इस तरीके से बॉक्स में भरा। तो यहाँ पे CJ - ZJ में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 5 है, इसको हम इस तरीके से बॉक्स में भर लेंगे, यानी ये हाईएस्ट नंबर है। तो इसके ठीक सामने का जो इस तरीके से कॉलम है ना, उसी को हम की कॉलम कहेंगे, की कॉलम। तो जो की कॉलम होता है वही आपका क्या होता है, इनकमिंग वेरिएबल होता है। यानी यहाँ पे जो इनकमिंग वेरिएबल हो गया फ्रेंड्स ना, इनकमिंग वेरिएबल, तो वो है यहाँ पे x2। तो इनकमिंग वेरिएबल यानी यही आपका इनकमिंग वेरिएबल होगा x2, यानी इसको हम की कॉलम कहते हैं। अब हमें क्या करना रहेगा, की रो निकालना रहेगा। तो की रो निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स कि XB में हम क्या करते हैं, XI से डिवाइड करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो XI है वो 0 से बड़ा होना चाहिए।
यानी एक्स बी में यहाँ पे देखें 2 है तो 2 से 2 में भाग दें, तो 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक्स आई जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे 2 में अगर -1 से डिवाइड करना रहे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पे एक्स आई में ये निगेटिव नंबर है, इसका मतलब आप इससे इसमें भाग नहीं दे सकते, यानी इसको इस तरह से खाली छोड़ देंगे। तो अगर इसमें इन दोनों में पूछा जाए मिनिमम कौन है, तो बस एक ही निकला है, तो इसका मतलब यही मिनिमम होगा। यानी यही आपका, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको अब इस तरीके से घेर देंगे आप ऐसे। यानी ये आपका की रो हो गया। यानी की रो जो होता है ना, यही आउट होता है, ये चीज़ बाहर जाएगा। यानी जो आउट गोइंग वेरिएबल है, आउट गोइंग वेरिएबल फ्रेंड्स जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे हो जाएगा S1। तो जो की कॉलम में है वेरिएबल वो आएगा यहाँ पे। अब इसकी जगह अगले वाले टेबल में यहाँ पे लिखा जाएगा ये। और की एलिमेंट क्या हो गया, जो इनका और इसका जो इंटरसेक्शन पार्ट है, यानी यहाँ पे 2, ये जो 2 है यही आपका की एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे की एलिमेंट जो है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2, दिस इज 2 की एलिमेंट। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद फिर से फ्रेंड्स हमने एक यहाँ पे नया टेबल बना लिया है, और इस नए टेबल में फिर हम वही सारी बातें भरेंगे कि अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना है, कि यहाँ पे की एलिमेंट है, तो की एलिमेंट को हमें क्या करना है, 1 बनाना है। जैसे फ्रेंड्स इसके पहले हमने क्या किया था, देखें अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, की कॉलम निकाला यानी इनकमिंग वेरिएबल, की रो निकाला आउटगोइंग वेरिएबल, की एलिमेंट, और फिर हमने कहा कि जो की एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, और उसके ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अगले वाले टेबल में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि की एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो इसको हमें क्या करना है, 1 बनाना है। अगर इससे हमें 1 बनाना है तो इसमें क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। यानी की एलिमेंट जितना संख्या रहेगा उतना ही से आपको इसमें भाग देना है, तभी ये आपका 1 बनेगा। तो फ्रेंड्स करते क्या है, देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा कि S1 जब बाहर होगा तो उस दौरान X2 आपका यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ से S1 बाहर होगा तो यहाँ पे ये जो X2 है वही आपका आएगा, यानी X2 जो है इनकमिंग वेरिएबल है नेक्स्ट में। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, X2, और X2 का जो कोफिशिएंट है, X2 का जो कोफिशिएंट ऊपर है उसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। X2 का कोफिशिएंट 2 ऊपर लिख लिया, और जो ये X1 है उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये X1 लिख लिया, और ये 3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इसमें बदलाव होगा, यहाँ से जहाँ तक आपने घेरा है तो इसमें बदलाव होगा। तो यहाँ पे जितना संख्या रहेगा उससे आपको इसमें भाग देना है। तो जब आप इसमें भाग देंगे ना 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका 1/2 आएगा, और यहाँ पे -1/2 फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि जब यहाँ पे आपका 1 आ गया है, यहाँ पे 1, तो अब क्या करना है, अब इसके नीचे आपको 0 बनाना है। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 1 है यानी ये चीज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके साथ अगर जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो आएगा वही यहाँ पे लिखना रहेगा। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि हमें अगले वाले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो जिससे 0 बनाना रहे फ्रेंड्स ना, उस रो को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 1 -1 0 1 यहाँ पे ये हमने लिख लिया। इस रो को हमें क्या करना है, इस रो में इसको 0 बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 1 बनाया है ना, तो अगर यहाँ पे 1 बनाया है तो ये वाला यहाँ पे देखें 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। यानी अगर ध्यान से देखें तो इस -1 को हमें क्या करना है, हमें -1 को हमें क्या करना है, 0 बनाना है। यानी यहाँ पे आप चाहें तो सर्किल कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके नीचे देखें, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 10 होता है, अगर बाय द वे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 10 होता है किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो अगर यहाँ पे 10 होता है तो इस 10 का आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना रहेगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना रहेगा। और जो आएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 अगर होगा तो यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे ये 1 आया इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख के घटा देंगे। आप घटा दें या जोड़ दें, जो भी करें, बस इसके नीचे 0 आ जाए। तो इस -1 को हमें क्या करना है, 0 बनाना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 पहले से ही है, यहाँ पे -1 है, तो हम क्या करेंगे, अगर इनको जोड़ दें तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चलिए हम इसके नीचे इसको, तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, देखें ये जो आपका आया है इसके नीचे हमने क्या किया है, लिख लिया है। यानी यहाँ पे इसको हमें 0 बनाना था, तो इसके नीचे हमने क्या किया है,
यहाँ पे इस तरीके से बना के और यहाँ पे जो आया है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे लिख लिया है। और इनको जब हम जोड़े हैं ना तो यहाँ पे 3 1, इसको -1 +1 जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 1/2, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 1 -1/2, तो यहाँ पे जैसे 1 -1/2 होगा तो यहाँ पे 2 माइनस, यानी ये भी आपका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे 3 1 0 1/2 +1/2 को हम, तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है जो आया था वहाँ पे। अब क्या करेंगे कि हमें ZJ निकालना है, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, CB इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो 2 × 0 0 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे उसको, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ पे 0, तो यानी 2 × 2 + 0 आपका 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 यानी 1 बचेगा, और यहाँ पे 3/2 यानी पूरा जो आपका आएगा यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो -1 आएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2। तो हमने इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हमें CJ - ZJ चाहिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तब भी 0 हो जाएगा, 0 में से 5/2 घटाएंगे तो -5/2 हो जाएगा, और 0 में से 1/2 घटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स यही तो हमें चाहिए था कि यहाँ पे जो CJ - ZJ है वो यहाँ पे क्या आ जाए, या तो नेगेटिव आ जाए या तो 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यहीं पे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी फ्रेंड्स यहीं पे हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिख लिया, हमने बता दिया है कि सिंस ऑल CJ - ZJ इज लेस आर इक्वल टू 0, ये सभी जो हैं या तो 0 के बराबर हैं या तो 0 से छोटे हैं। तो कह रहा है कि सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो x1 है और x2 है, यहाँ पे जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू हम क्या करेंगे कि जो x1 है, इस x1 की जो वैल्यू होगी ना वो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी 3 हो जाएगी। यानी XB में जो लोग मौजूद होंगे वहीं से आपको इसकी वैल्यू लिखना है। तो x1 = 3 हो जाएगी, और x2 = फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी यहाँ पे हो जाएगा x1 = 3 एंड x2 = यहाँ पे हो जाएगा 1। यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है फ्रेंड्स। हालांकि हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे हमने वीडियो बनाई है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो जब यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू फ्रेंड्स आ जाए ना, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आपका था मैक्सिमम z = 3x1 + 2x2, इसी में हम लोग रखेंगे इसको। तो सिंस मैक्सिमम z = 3x1 + 2x2 है, तो यहीं पे इसका मान रख दें 3 × 3 + 2 × 1, यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी 11 आ जाएगा। यानी मैक्सिमम जो z है वो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है, और इसकी जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम z = वो 11 आएगी। तो यही इसका फ्रेंड्स आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से आपने पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स ना, तो जो CJ है वो हर जगह ये लिखा वही जा रहा है, हर जगह यही लिखा जा रहा है। CJ अगर यहाँ पे देखें तो भी वो वैल्यू वही लिखी जा रही है। या शुरुआत में जो हमने टेबल बनाया था वहाँ पे भी हमने CJ यही लिखा था। x1 x2 s1 s2 ये बार बार लिखे जाएंगे चाहे जो भी आप टेबल बनाएं। तो बहुत बार ये होता है फ्रेंड्स ना कि बुक में जो है ना इसको बिल्कुल इस तरीके से पेस्ट करके यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे लिख दिए हैं, तो यहाँ पे अगर इसको मैं मोड़ दूँ, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फिर से इस तरीके से शुरुआत हो जा रही है। तो फिर से आपको कुछ ये बनाना नहीं रहता है, इसी में आपका हो जाता है, यानी यहाँ से बाहर हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको भी आप मोड़ के लगा सकते हैं। यानी अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि इस पूरे को एक में इंक्लूड करके सॉल्व किया होता है। तो फिलहाल उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया है तो आप वहाँ पे भी देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।